हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। देखिए, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं इस मंथ में निकल कर आते हैं जो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस सेशन में हम 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, अगर आप मंथली करंट अफेयर की सीरीज को प्रॉपर फॉलो करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप free.crazyjigartrick.com वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी सिस्टमेटिक सारे वीडियो हमने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। फ्री में आप कंटेंट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो ताइवान की लेखिका यांग शुआंग जी ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 अपने नाम किया है। ये पुरस्कार पाने वाला ये दुनिया का पहला मैंड्रिन चाइनीज नोबेल बन गया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग द्वारा किया गया। ये प्राइज उन किताबों को दिया जाता है जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो और वे UK या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुई हो। इस पुरस्कार में प्राइज मनी जो होती है वो लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटी जाती है। यहाँ पर यांग शुआंग जी, सी आंसर। नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी RSF द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2026 की बात करें तो भारत कुल 180 देशों में 157 नंबर पर आए, 157 नंबर पर। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 151 थी। इस इंडेक्स में मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया इंडिपेंडेंस, लीगल फ्रेमवर्क और सुरक्षा जैसे जो पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस लिस्ट में नॉर्वे लगातार 10वीं बार पहले स्थान पर आए, जबकि इरिट्रिया सबसे आखिरी 180वें पायदान पर आए। पड़ोसी देशों में नेपाल की बात करें तो वो 87 नंबर पर आए एंड पाकिस्तान 153 स्थान पर आए। भारत की बात करें तो 157 रैंक रही है भारत की 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सी आंसर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता VD सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी अभी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जहां पर अभी लेटेस्ट में चुनाव होते हैं और कोई अगर वहां पर मुख्यमंत्री बनता है तो उनकी विधानसभा क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता VD सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में संपन्न हुए केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF अलायंस ने 140 में से 102 सीटें जीतकर LDF के 10 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया है। VD सतीशन की बात करें तो परवूर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6ठी बार विधायक रहे हैं, MLA बने हैं और साल 2021 से 2026 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर परवूर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी आंसर। द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा लिखित 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया है, लॉन्च किया है। ये पुस्तकें पारंपरिक कानूनी लेखन से हटकर अदालतों, जजों और वकीलों से जुड़ी अजीबोगरीब और मजाकिया घटनाओं पर आधारित हैं। लेखक ने न्याय व्यवस्था के इन किताबों में न्यायपालिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कानूनी प्रभाव जैसे कि समकालीन विषयों पर भी चर्चा की गई है। यहाँ पर तुषार मेहता द्वारा लिखी हुई पुस्तकें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, चर्चा में रहा भोजशाला का निर्माण लगभग 1034 AD में किस शासक द्वारा कराया गया था? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की देखिए इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए धार में स्थित भोजशाला परिसर को मूल रूप से वांगदेवी सरस्वती का मंदिर माना है। इस ऐतिहासिक परिसर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने लगभग 1034 AD में एक संस्कृत पाठशाला और विश्वविद्यालय के रूप में करवाया था। कोर्ट के अनुसार यहाँ की दीवारों और स्तंभों की बात करें तो उन पर मिले शिलालेख, मतलब जो इंक्रिप्शंस हैं, वो सनातन धर्म के मंदिर होने की पुष्टि करते हैं, जिसके बाद के शासकों ने मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर किस शासक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? राजा भोज, डी आंसर। नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र भारत को लौटाए हैं। ये ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित हैं? तो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र भारत को सौंप दिए हैं, जो कि प्राचीन चोल राजवंश से संबंधित हैं। लगभग 30 किलोग्राम वजनी इन 24 ताम्रपत्रों पर एक ब्रॉन्ज रिंग के साथ में राजेंद्र चोल प्रथम की रॉयल सील लगी हुई है।
इन प्लेट्स पर संस्कृत और तमिल भाषा का उपयोग किया गया। ये ऐतिहासिक दस्तावेज 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य और श्री विजय साम्राज्य के बीच के बहुत ही मजबूती समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। तो ये ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित हैं? चोल राजवंश से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। अभी साथियों काफी बच्चों की क्वेरी आई थी और लगातार मुझे फोन भी आ रहे हैं कि सर अभी एसएससी सीजीएल के लिए किस तरीके से हम करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो उसको लेकर क्या प्लान बनाया मैंने आपके लिए, चलिए एक बार समझ लेते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको स्कोर करना है, करंट अफेयर में 100% स्कोर करना है। बिल्कुल इजी तरीका है, आप करंट अफेयर के अंदर इजीली मार्क्स ला सकते हो। बट सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े करंट अफेयर के अंदर, कौन सा करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आएगा, और अभी जो एसएससी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, करंट अफेयर उसमें कैसे क्रैक करें। फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब एग्जाम आपसे 2-3 महीने दूर होती है, बच्चे क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। मंथली मैगजीन पढ़ने लगते हैं, 300-400 पेज के मैगजीन शुरू कर देते हैं पढ़ना। यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, हजारों लाखों वीडियो डले हुए, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। टेलीग्राम में जो पीडीएफ फॉरवर्ड होती है उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई न्यूज़ ऐप लगा के वहां से कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्चफुल अगर आप अप्रोच नहीं फॉलो करोगे तो करंट अफेयर को क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 1000 करंट अफेयर जो है वो निकाले एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। अब आप बोलोगे कि ये 1000 करंट अफेयर क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन फंसे? तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि 1000 क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल दिए रैंडम बस पकड़ के कि यार अलग अलग टॉपिक पकड़े और हर टॉपिक में से 25-25, 30-30 क्वेश्चन निकाल दिए, ऐसे नहीं करें। यहाँ पर हमने क्या करा है, पिछले एसएससी सीजीएल के 5 साल के सभी शिफ्ट के सभी पेपर को फुल्ली तरीके से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में क्या पैटर्न निकल कर आया, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर हमको स्ट्रॉन्गेस्ट करंट अफेयर एरिया देखने को मिला, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब स्पोर्ट्स करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन निकल कर आया जो अपने आप में 20% वेटेज रखता है। इतने क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं और लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो एक सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। स्पेस करंट अफेयर सेक्शन, रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्वेश्चंस काफी बढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है स्टेबल है, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च निकली है और इन रिसर्च को ध्यान में रख के ही हमने आपके लिए ये जो 1000 करंट अफेयर है वो प्लान करें। इन 1000 करंट अफेयर के फीचर क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं आपके लिए, टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर सेग्रीगेट किया जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है आंसर के साथ, मैं आपको जो भी आगे बताने वाला हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर जो है आपके कवर हो जाते हैं इन 1000 करंट अफेयर के थ्रू। लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे आप करंट अफेयर से। मान लो आप आज इस पीडीएफ को या ई बुक को डाउनलोड करते हो, तो आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आप जून में इसको डाउनलोड कर रहे हो और एग्जाम आपकी अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो आपको हर मंथ यहाँ पर इस पैकेज के अंदर एक अपडेटेड फाइल मिलती रहेगी, जिससे कि आप जब तक एग्जाम ना हो जाए करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा रिवीजन करने में आपको बड़ी ईजी होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, आप इसको 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सैंपल देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स ऑथर हो गए, डिफेंस रिलेटेड, ये यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखे हमने क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बात करते हैं कि आप इस पैकेज को कहाँ से एनरोल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे पीडीएफ सेक्शन में आपको जाना है। कहाँ पर? पीडीएफ सेक्शन में। पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा, इसमें जाना है आपको। उसके बाद में ट्रेंडिंग करंट अफेयर वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ पर जाओगे, आपको 1000 करंट अफेयर जो है वो पैकेज दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखी है हमने इसकी, लगभग 24 रुपीज़ प्राइस है इसकी। आप 24 रुपये में इस पीडीएफ को, इस ई बुक को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान करके आपके लिए 1000 करंट अफेयर बनाए हैं। 100% आपको फायदा जरूर मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। वापस चलते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला एआई पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए देश के पहले समर्पित एआई पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर को मंजूरी दी है। यह सेंटर पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके हाथियों की आवाज, गतिविधियां और माइग्रेशन रूट्स को ट्रैक करेगा। वन अधिकारियों, ग्रामीणों को रियल टाइम अर्ली वार्निंग मैसेजेस भी भेजा करेगा। तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पलामू टाइगर रिजर्व। सी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से ओस्लो में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने और मानवता के हित में उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवाएं एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। ये पीएम मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला नॉर्वे दौरा था। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी यहाँ की यात्रा करी थी। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की बात हो रही है। तो गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका की बात करें तो चीन ने 21 गोल्ड के साथ कुल मिलाकर 41 मेडल हासिल करें और टॉप पोजीशन पे रहा है चाइना। उत्तर कोरिया दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत 10 पदक के साथ में, जिसमें से 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज हैं, 11वें स्थान पर रहा है। भारत ने 1982 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करी है। पदक तालिका में चाइना पहले नंबर पर आए। ए आंसर। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन कौन बने हैं? 56 वर्षीय पर्वतारोही कामी रीता शेरपा। इन्होंने 17 मई 2026 को 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके अपना पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया भर में उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। पहली बार 1994 में एवरेस्ट की चोटी फतह करी थी। इसके साथ ही नेपाल की महिला पर्वतारोही लहाकपा शेरपा ने भी 11वीं बार एवरेस्ट फतह करके महिलाओं की श्रेणी में सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कराएं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा। सी आंसर। नेक्स्ट आता है, चर्चा में रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक बहुत ही सकरा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूभाग है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के मुख्य हिस्से से जोड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ की 120 एकड़ जमीन और 7 नेशनल हाईवेज को केंद्र सरकार और बीएसएफ को ट्रांसफर कर दिया है, ताकि यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग और रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से किया जा सके। इसीलिए काफी सुर्खियों में रहा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत 1992 में की थी। इस विशेष दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर मौजूद जीवों और वनस्पतियों की विविधता, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना। साल 2026 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 22 में बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री स्थापित किया है? तो केरल सरकार ने देश की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री स्थापित करके इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही केरल एआई, मशीन लर्निंग और डेटा गवर्नेंस के लिए अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। पीके कुणाली कुट्टी को राज्य का पहला एआई मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया। ये मंत्रालय सरकारी सेवाओं में एआई इंटीग्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा। यहाँ पर केरला बिल्कुल सही होगा। भारत और इटली ने किस वर्ष को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक द्विपक्षीय बैठक में वर्ष 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों, टूरिज्म कॉर्पोरेशन और जनता के आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसके तहत दोनों देशों के आर्ट, ट्रेडिशंस और ऐतिहासिक विरासत को प्रमोट किया जाएगा। 2027 किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है? किसे मिली है? कुंभलगढ़ किला। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के एक सर्वे के अनुसार राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों पर स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवारों को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। लगभग 36 किलोमीटर लंबी इस विशाल दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने कराया था, जिसे वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। यहाँ पर डी आंसर कुंभलगढ़ किला। मध्य प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड सीएस 2028 मैनेजमेंट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?
तो मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में आयोजित होने वाले भव्य सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए गूगल कंपनी के साथ एक बड़ा करार किया है। इसके तहत गूगल AI पावर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करेगा, जिसमें रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग होगी, प्रेडिक्टिव ट्रैफिक एनालिसिस और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस सुविधा शामिल होगी। ये सिस्टम करोड़ों की भीड़ को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। इसके साथ ही राज्य में एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? गूगल के साथ। नेक्स्ट आता है, अपनापन पुस्तक भारत के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित नई पुस्तक अपनापन का विमोचन हाल ही में नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने लंबे राजनीतिक, वैचारिक संबंधों और लीडरशिप के अनुभवों को साझा कराएं। इसके साथ ही उन्होंने देश के विकास और अपनी गवर्नेंस फिलॉसफी से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्मरणों को भी इस किताब के जरिए पाठकों के सामने रखा है। तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तकें अपनापन। नेक्स्ट आता है, राजा रणधीर सिंह का मई 2026 में निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो 5 बार के ओलंपियन और दिग्गज खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे शूटिंग मतलब ट्रैप शूटिंग के बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ वे एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय शूटर भी बने थे। उन्हें 1979 में अर्जुन अवार्ड मिला था और वर्ष 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय थे। यहाँ पर शूटिंग से संबंधित थे। कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बन गया है? तो वैश्विक शेयर बाजार में एक बड़ा उलटफेर करते हुए ताइवान भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। ताइवान का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग $4.95 ट्रिलियन रहा है, जबकि भारत का आंकड़ा $4.92 ट्रिलियन का दर्ज किया गया। ताइवान के बाजार में इस रिकॉर्ड तेजी की मुख्य वजह ग्लोबल मार्केट में उसके दिग्गज सेमीकंडक्टर और AI हार्डवेयर कंपनियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो TSMC का नाम आता है। अच्छा, पहले नंबर पे बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है इस लिस्ट में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पर ताइवान बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? तो हाल ही में फ्रेंड्स केंद्रीय कैबिनेट ने न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दी है। इस कुल संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। इसके लिए सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(1) के तहत देश की संसद को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इससे पहले साल 2019 में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी, यहाँ पर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो पेरिस में आयोजित एक ग्रैंड इवेंट में सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। सूडान में चल रहे भीषण सिविल वॉर के दौरान वहां के जर्नलिस्ट ने जो रेजिलियंस मतलब झेलने की क्षमता और करेज दिखाया है, ये अवार्ड उसी के लिए हैं। इस सिंडिकेट ने युद्ध के बीच पत्रकारों के खिलाफ हुए 680 से ज़्यादा वायलेशन के मामलों को दुनिया के सामने रखा है। इस अवार्ड के साथ संगठन को $25,000 की प्राइज मनी और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहाँ पर बी आंसर सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट। नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपिएंट मतलब विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा मांगने वाला देश जो है वो कौन रहा है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की लेटेस्ट अभी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 जारी हुई। इसके मुताबिक इंडिया जो है वर्ष 2024 में $137 बिलियन रिसीव करके दुनिया का टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट देश बना हुआ है। इंडिया पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने $100 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। इस लिस्ट में मैक्सिको दूसरे नंबर पर है और चीन तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजने वाला टॉप सोर्स जो है देश कौन सा है? USA है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी आबादी इंडियन डायस्पोरा लगभग 19 मिलियन की है। यहाँ पर इंडिया बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस जो है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कंपनी ने हाल ही में लगभग $60 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई है। इसके बाद इसका कुल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन तक पहुंच गया है। जब भी किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन लगभग की 8,300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न का स्टेटस मिलता है।
साल 2018 में स्थापित स्काई रूट अब भारत के प्राइवेट स्पेस लॉन्च सेक्टर की सबसे बड़ी और लीडिंग खिलाड़ी बन चुकी है। यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस ए आंसर। लंदन मैराथन 2026 में प्रतिस्पर्धी दौड़ में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी कर इतिहास रचने वाले पहले एथलीट कौन बने? केनिया के दिग्गज धावक है सेबेस्टियन सावे। उन्होंने लंदन मैराथन 2026 में 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड का टाइम निकालकर इतिहास रच दिया है। वे दुनिया की किसी भी ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव रेस में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले एथलीट बन गए। सावे ने आखिरी 10 किलोमीटर में अपनी स्पीड को गजब तरीके से बढ़ाकर यह हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल किया है। लंदन मैराथन दुनिया की 6 मेजर मैराथन्स में से एक है, जिसकी अगर दूरी देखें हम तो कुल कितनी होती हैं 42.195 किलोमीटर होती है, लगभग 42 किलोमीटर। यहाँ पर डी आंसर। मई 2026 में प्रकाशित सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है? तो सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत 92.1 बिलियन डॉलर के मिलिट्री बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बन चुका है, रक्षा पर खर्च करने वाला देश। यह खर्च कुल ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का लगभग 3.2% है। इस लिस्ट में यूएसए पहले नंबर पर है 954 बिलियन डॉलर के साथ, और चीन दूसरे नंबर पर आता है 336 बिलियन डॉलर के साथ। इसके बाद फिर रूस का नंबर आता है, फिर जर्मनी का नंबर आता है। भारत के सैन्य खर्चे में पिछले साल के मुकाबले 8.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है। यहाँ पर 5th सी आंसर। भारत सरकार की नई स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार ने स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम को अगले 5 सालों के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना का मेन टारगेट देश में 1500 मेगावाट की नई बिजली क्षमता जोड़ना है। अगर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं जिनकी क्षमता 25 मेगावाट तक होती है, और ये छोटी नदियों या फिर नहरों पर बनाए जाते हैं। पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इस योजना को मिलिट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो मुख्य लक्ष्य क्या है इसका? अगले 5 सालों के लिए 1500 मेगावाट की नई बिजली क्षमता जोड़ना। 1500 मेगावाट नई क्षमता और 5 साल। डी आंसर। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता के स्टार खिलाड़ी हैं सौरव कोठारी। उन्होंने आयरलैंड में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 19 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पंकज अडवाणी को सिल्वर मेडल से ही यहाँ पर संतोष करना पड़ा। दिलचस्प बात क्या है कि साल 2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल भी सौरव कोठारी ने जीता था, इसीलिए ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बिलियर्ड से संबंधित हैं सौरभ कोठारी। इन्होंने फाइनल में पंकज अडवाणी को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनी स्टिल्थ फ्रिगेट है? तो भारतीय नौसेना ने मई 2026 में INS महेंद्रगिरी को अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया है। ये प्रोजेक्ट 17A जो नीलगिरी क्लास है उसके तहत बनी एक बहुत ही एडवांस स्टिल्थ फ्रिगेट है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 वॉरशिप बनाई जा रही है, जिसमें से ये चौथी फ्रिगेट है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। स्टिल्थ फ्रिगेट यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसे आधुनिक युद्धपोत जो अपनी खास बनावट के लिए दुश्मनों के रडार, सोनार और जो इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं इनकी पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी स्टिल्थ फ्रिगेट है। नेक्स्ट आता है भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने देश के डिफेंस फोर्सेस के शीर्ष नेतृत्व में हाल ही में बड़ा बदलाव करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। इसके साथ ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी बनाया गया। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ये CDS बने हैं, और नेवी चीफ किसे बनाया गया? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में किए गए सफल न्यूक्लियर टेस्ट की याद में सेलिब्रेट होता है। इस दिवस की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करी थी। भारत ने इतिहास में 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहला टेस्ट 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था, और दूसरा टेस्ट 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1998 में जो हुआ था जिसका नेतृत्व मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। 11 मई को सेलिब्रेट होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
अगला आता है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई टीएआरए प्रणाली क्या है। टीएआरए का फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तो ये प्रणाली क्या है बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो डीआरडीओ और जो इंडियन एयरफोर्स है उसने ओडिशा कोस्ट पर टीएआरए टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन वेपन सिस्टम का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी गाइड वेपन सिस्टम है। ये एक ऐसी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जिसे किसी भी नॉर्मल बम पर फिट करके उसे प्रिसीजन गाइडेड वेपन में बदला जा सकता है। इसमें लगे फोल्डेबल विंग्स और आधुनिक जीपीएस आईएनएस नेविगेशन सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट से छूटने के बाद बम को सीधे टारगेट पर सटीक वार करने में मदद करते हैं। टीएआरए प्रणाली क्या है? इंडिजिनियस गाइड वेपन सिस्टम, सी आंसर। नेक्स्ट आता है यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है। इस पार्टनरशिप के बाद वहां पर भीम ऐप के जरिए सीमलेस डिजिटल पेमेंट पॉसिबल हो पाएंगे। इससे वहां के टूरिज्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल गवर्नेंस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक चीज क्लियर रखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसने भारत के यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट आता है चर्चा में रहा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने हाल ही में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की यूनिट 2 को रीस्टार्ट करने और अगले 10 सालों तक ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए काफी सुर्खियों में रहा है। यह न्यूक्लियर पावर स्टेशन महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तारापुर भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका कमर्शियल ऑपरेशन साल 1969 में शुरू किया गया था। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है। कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कितना कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ जो है उसको 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, जिससे भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उस पर दबाव बढ़ रहा था। इसी दबाव को कम करने और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कदम उठाया। भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है और क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला लिया 6% से बढ़ाकर 15%। डी आंसर। 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन है? कौन है? योवेरी मुसेवेनी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही इलेक्शन में इन्होंने लगभग 71% वोट हासिल करे हैं और मुसेवेनी की बात करें तो साल 1986 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। उनका कुल शासनकाल जो है लगभग 40 वर्षों का हो चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मई 2026 में सीबीआई के निदेशक के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया? किसके कार्यकाल को? प्रवीण सूद को। प्रवीण सूद जो है करंटली सीबीआई के डायरेक्टर हैं। इन्हें सर्विस एक्सटेंशन मिला है। प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्हें मई 2023 में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, जो अब 2027 तक जारी रहेंगे। सीबीआई की बात करें तो भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि करप्शन और बड़े इकोनॉमिक क्राइम्स की जांच करती है। यहाँ पर प्रवीण सूद। वर्ष 2026-27 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO R मुकुंदन को वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। उन्होंने राजीव मेमानी का स्थान लिया है। CII भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्री एसोसिएशन में से एक है, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। ये संगठन भारत में बिजनेस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के बीच पॉलिसी सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मुख्य काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर R मुकुंदन। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किस राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय ने विमेन सेफ्टी को मजबूत करने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का बड़ा ऐलान किया है। तमिल भाषा में सिंगापेन का मतलब होता है शेरनी जैसी बहादुर महिलाएं। यह स्पेशल फोर्स पूरी तरह से मॉडर्न गैजेट्स और सुविधाओं से लैस होगी। इस टास्क फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं के अनुकूल पब्लिक एनवायरनमेंट बनाना और प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी को लागू करना। ये फोर्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और NGO के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर काम करेगी। हाल ही में अभी C जोसेफ विजय जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। इलेक्शन में काफी सुर्खियों में रहे थे, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। C आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत का पहला ऑपरेशनल PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत के पहले
ऑपरेशनल पीएम मित्रा पार्क का इनोग्रेशन किया है। लगभग 1695 करोड़ की लागत से 1327 एकड़ में फैला यह पार्क जो है पीएम मित्रा योजना के तहत शुरू होने वाला देश का पहला ऑपरेटिंग मेगा टेक्सटाइल पार्क है। इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? कपड़ा उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ग्लोबल मार्केट में मजबूत करना। सरकार का लक्ष्य देश में ऐसे कुल 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना करना है। यहाँ पर वारंगल, तेलंगाना। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा है? तो भारत ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ जो है ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ा। इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से इन दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की मूवमेंट, उनके रहने के ठिकाने और बिहेवियरल पैटर्न्स को ट्रैक करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। तो ये भी क्लियर रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2026 में किसने आधिकारिक तौर पर इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अली फली कादिम अल जैदी ने इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऑफिशियली शपथ ग्रहण करी है। उन्हें इराक के सबसे बड़े पार्लियामेंट्री अलायंस कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क द्वारा नामित किया गया था। इराक की बात करें तो इसकी राजधानी बगदाद है और ये नया राजनीतिक बदलाव जो है देश की स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर अली फली कादिम अल जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग समझौता हुआ जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाना है? तो भारत और नीदरलैंड के बीच गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना जो है उसके लिए एक टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत खंबात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य है दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड फ्रेश वाटर रिजर्वायर तैयार करना। इसमें नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी नदियों का पानी रोका जाएगा जिससे सौराष्ट्र के 9 जिले में सिंचाई होगी और दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी भी 240 किलोमीटर से घटकर मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। यहाँ पर कल्पसर परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव समाज में म्यूजियम्स की इंपॉर्टेंस और हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर अवेयरनेस फैलाना है। इस साल 2026 की थीम क्या थी? म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। बात करें कि इस वैश्विक दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1997 में 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आता है, हाल ही में लॉन्च किए गए कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का कुल बजट कितना है? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मिलकर कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इस क्लस्टर बेस्ड मिशन का कुल बजट बात करें तो कितना है? 175 करोड़ तय किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? नागालैंड को एक प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में डेवलप करना और इसे इंटरनेशनल मार्केट में एक बेहतरीन ग्लोबल सिंगल ओरिजिन कॉफी ब्रांड बनाना। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से वहां के लोकल किसानों और कल्टीवेटर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। यहाँ पर 175 करोड़ जो है वो बजट रखा गया। नेक्स्ट आता है, UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 1998 बैच के महाराष्ट्र कैडर के सीनियर IAS ऑफिसर सौरभ विजय को UIDA यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO नियुक्त किया है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की जगह ली है जिन्हें अब टूरिज्म मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनाया गया। UIDAI भारत सरकार का एक प्रमुख स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर सौरभ विजय। बी आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सम्मानित किया है? तो रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। PM मोदी को इंटरनेशनल ऑनर वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए दिया गया। लगभग 30 वर्षों में किसी भारतीय PM की यह अपनी पहली FAO हेडक्वार्टर्स विजिट थी। इससे पहले साल 2008 में पूर्व PM मनमोहन सिंह को इस मेडल से नवाजा गया था। हाल ही में इस मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। यहाँ पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। बी आंसर, राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सिंह चौहान को एक बार फिर से कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का निर्विरोध प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। उनका ये जो नया कार्यकाल होगा 2026 से 2030 तक रहेगा। भारत सिंह चौहान की बात करें तो पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं
और चेस को कॉमनवेल्थ देशों में पॉपुलर बनाने और इंटरनेशनल चेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। भारत सिंह चौहान। WHO द्वारा कांगो और युगांडा में किस दुर्लभ इबोला स्ट्रेन के प्रसार के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो कांगो और युगांडा में तेजी से फैल रहे इबोला के खतरनाक बुंडीबुग्यो इबोला वायरस स्ट्रेन के कारण WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। इस आउटब्रेक की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस विशिष्ट स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या फिर टारगेटेड मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। बात करें कि कैसे फैलता है, तो ये वायरस संक्रमित लोगों और जंगली जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यहाँ पे पूछा गया किस दुर्लभ इबोला स्ट्रेन के प्रसार के कारण? बुंडीबुग्यो स्ट्रेन। ए आंसर। किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक बड़ा उलटफेर करते हुए ईस्ट बंगाल FC ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग ISL खिताब अपने नाम किया। 2025-26 ISL की ट्रॉफी किसने जीती है? ईस्ट बंगाल FC ने जीती है। कोलकाता के किशोर भारतीय क्रीड़ांगण में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने इंटर काशी को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करी है। ईस्ट बंगाल ने पूरे 22 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद में कोई बड़ा नेशनल टाइटल जीता है। ISL की बात करें तो भारत की टॉप टियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। ईस्ट बंगाल FC ने यह खिताब अपने नाम किया 2025-26 का। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा किस एक्सचेंज ने करी है? तो NCDX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने भारत का पहला सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम रेन मुंबई है, मतलब मुंबई रेन डेरिवेटिव। यह अनोखा कॉन्ट्रैक्ट मानसून की अनिश्चितता और भारी बारिश के कारण होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर जैसे वेदर सेंसिटिव सेक्टर को रिस्क मैनेजमेंट देने का काम करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को IIT बॉम्बे के टेक्निकल सहयोग से डेवलप किया गया है। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल शेयर्स होते हैं उसकी तरह किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है, बल्कि मुंबई की बारिश जो है उस पर आधारित एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDX ने इसे लॉन्च किया है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से इसरो के किस मिशन को सम्मानित किया गया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को वॉशिंगटन DC में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। चंद्रयान 3 को यह ग्लोबल ऑनर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर दुनिया की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए मिला है। इस माइलस्टोन को हासिल करके भारत मून पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। यहां पर चंद्रयान 3 मिशन के लिए। डी आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने मई 2024 में इस खूबसूरत खेल को सम्मान देने के लिए यह प्रस्ताव पास किया था। साल 2026 की थीम की बात करें तो इस बार थीम रखी गई थी बी एक्टिव। दरअसल 25 मई 1924 को पेरिस समर ओलंपिक्स के दौरान इतिहास का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। उसी हिस्टोरिक इवेंट की याद में यूनाइटेड नेशन ने इस तारीख को चुना है। 25 मई वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है, मई 2026 में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहां पर आयोजित की गई? तो स्वीडन के हेल्सिंगबोर्ग शहर में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में यूक्रेन वॉर, US डिफेंस कमिटमेंट्स और मिडिल ईस्ट क्राइसिस जैसे गंभीर सिक्योरिटी इश्यूज पर चर्चा की गई। बैठक का मेन फोकस क्या रहा? नाटो फोर्स मॉडल, यूरोप में सैनिक की तैनाती और डिफेंस स्पेंडिंग, रक्षा बजट जो है उसको मजबूत करना। यह मीटिंग जुलाई 2026 में तुर्की में होने वाले जो नाटो लीडर समिट है उसके प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही क्रूशियल मानी जा रही है। यहाँ पर हेल्सिंगबोर्ग स्वीडन में आयोजित की गई। बी आंसर। दुनिया का पहला AI आधारित मतलब पहला AI बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? इंडिया ने। भारत के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों ने कृषि विज्ञान में क्रांति लाते हुए दुनिया का पहला AI बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप कर दिया है, जिसका नाम रखा गया POC1 प्लांट ओपन क्रिस्पर 1। ये AI पावर्ड सॉफ्टवेयर वैज्ञानिकों को सटीक रूप से गाइड करेगा कि प्लांट के DNA में कहां पर एडिट करना है और किस जीन को टारगेट करना है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि ऐसी फसलें तैयार करना जो कि क्लाइमेट चेंज और खतरनाक बीमारियों का मजबूती से सामना कर सके। तो यहां पर इंडिया ने विकसित किया है। ए आंसर। मई 2026 में भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहां पर खोला गया?
तो भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के शानदार हैंडमेड एनाटॉमिकल मॉडल्स, भ्रूण के विकास से जुड़े बेहद रेयर डिस्प्ले, पेंटिंग्स और मेडिकल फोटोग्राफ्स को मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के उद्देश्य से शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में। सी आंसर। नेक्स्ट आता है 2026 में 12 एमपीज और 4 पार्लियामेंट्री कमिटीज को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत किसके सुझाव पर की गई थी? तो वर्ष 2026 में 12 सांसदों और 4 पार्लियामेंट्री कमिटीज को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। किसके सुझाव पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर। यह सम्मान चेन्नई बेस्ड एक एनजीओ प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा पार्लियामेंट के भीतर बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन और पॉलिसी मेकिंग में योगदान वाले लीडर्स को दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल करेक्ट होगा। जुलाई 2027 तक नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो केंद्र सरकार ने अनुराग गर्ग का कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। अनुराग गर्ग 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। एनसीबी की बात करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत देश में ड्रग्स की स्मगलिंग, अवैध व्यापार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाती है। हाल ही में इस एजेंसी ने सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन रेजपिल जो है वो शुरू किया है। यहाँ पर अनुराग गर्ग बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला विमेन लेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। 3 करोड़ की लागत से बना 1 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट पूरी तरीके से विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जा रहा है। यह बेहतरीन इनिशिएटिव देश में रिन्यूएबल एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कहां पर भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तेलंगाना में, तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में। भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना है? इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद अ पेपरलेस जुडिशरी, तो वो बना है सिक्किम। सिक्किम को ऑफिशियली भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वहां की अदालतों में पारंपरिक पेपर बेस्ड सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करके एक एडवांस डिजिटल इकोसिस्टम अपना लिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत ई फाइलिंग, डिजिटल केस मैनेजमेंट और ऑनलाइन रिकॉर्ड एक्सचेंज जैसी टेक्नोलॉजी को लागू कर दिया गया, जिससे कोर्ट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और तेजी भी आएगी। सिक्किम यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ने हाल ही में कितने दिनों में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक आइलैंड पर लगातार 2 दिनों में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया गया। पहले दिन पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग फहराया गया, जिसका साइज 60 × 40 मीटर था। वहीं दूसरे दिन 14 जाबाज लोगों ने पानी के नीचे 22.3 मीटर ऊंचा एक अविश्वसनीय टॉलेस्ट ह्यूमन स्टेक अंडर वाटर बनाकर दूसरा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टॉलेस्ट ह्यूमन स्टेक अंडर वाटर। यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स इन 2 डेज। डी आंसर। सिनबेक्स 2 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और कंबोडिया की सेनाओं के बीच सिनबेक्स 2 2026 कंबोडिया इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन कंबोडिया के कैंप बासिल में आयोजित किया गया। इस बायलैटरल मिलिट्री डील का मुख्य फोकस दोनों देशों के आर्मी के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना होता है। ये एक्सरसाइज दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और मॉडर्न सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए एक मजबूत जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रदान करती है। पहला संस्करण इसका 2023 में भारत में हुआ था। यहाँ पर बी आंसर इंडिया और कंबोडिया। नेक्स्ट आता है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने देश के मशहूर लेखक, गीतकार और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने नवनीत कुमार सहगल के इस्तीफे के बाद में ये जिम्मेदारी संभाली है। प्रसार भारती भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जैसे बड़े सरकारी चैनल आते हैं। वर्तमान में गौरव द्विवेदी इसके सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पर प्रसून जोशी। भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत के मेडिकल इतिहास में पहली बार एम्स दिल्ली में एक अत्याधुनिक पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया गया। इस अल्ट्रा लो फील्ड एमआरआई डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आईसीयू में एडमिट गंभीर मरीजों को
ब्रेन इमरजेंसी के लिए MRI रूम तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह मशीन सीधे मरीज के बेड के पास जाकर स्कैन कर सकेगी और इससे क्रिटिकल केयर पेशेंट के लिए रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। तो एम्स दिल्ली में ये जो है सिस्टम स्थापित किया गया। सी आंसर। केंद्र सरकार द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो केंद्र सरकार ने देश में कपास की खेती को आधुनिक बनाने के लिए अगले 5 साल 2026-27 से लेकर 2030-31 के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए सरकार ने 5,659 करोड़ का भारी भरकम बजट एलोकेट किया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव कॉटन की पैदावार प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हाई क्वालिटी कॉटन फाइबर तैयार करना है और नई कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के जरिए देश में कॉटन फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है। यहाँ पर 5,659 करोड़। रेड क्रॉस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन रेड क्रॉस मूवमेंट के फाउंडर और इतिहास के पहले नोबेल पीस प्राइज विजेता 1901 में इन्हें मिला था हेनरी डुनेंट को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। 2026 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई थी? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। यहाँ पर 8 मई बिल्कुल करेक्ट होगा। पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA समिट वर्ष 2026 में कहां पर आयोजित की गई? तो जून 2026 में देश की राजधानी नई दिल्ली में पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का सफल आयोजन किया गया और थीम क्या रखी गई थी? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इस समिट में दुनिया भर के कंजर्वनिस्ट और साइंटिस्ट सहित 400 से अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। IBCA एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने 2023 में मैसूर में की थी। ये संगठन बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े जीव जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, इनके ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इस पहले समिट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आता है विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? कहां पर लॉन्च किया गया? गालापागोस द्वीप समूह पर। इक्वाडोर के मशहूर गालापागोस द्वीप समूह में दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। यह सिस्टम पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सेंसर और सैटेलाइट इमेजरी पर बेस्ड है, जो वहां की यूनिक बायोडाइवर्सिटी और मरीन इकोसिस्टम की 24 घंटे निगरानी करेगा। इसका मेन टारगेट जो है समुद्र में होने वाली इलीगल फिशिंग और मरीन लाइफ पोचिंग को पूरी तरीके से रोकना है। ध्यान रखिएगा ये आइलैंड जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर डी आंसर। किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? तो असम के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अतनुनाथ को फंडामेंटल फिजिक्स कैटेगरी में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे पूरी दुनिया में ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर अतनुनाथ को। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत वेलामकन्नी को। फ्रैक्टल कंपनी के को फाउंडर और CEO श्रीकांत वेलामकन्नी को नेस्कॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सिंधु गंगाधरन को रिप्लेस किया है। नेस्कॉम जो है भारत के IT एंड BPO उद्योग जो है BPO इंडस्ट्री उसका सबसे बड़ा और शीर्ष नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य काम क्या है? भारत के टेक इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पर मजबूत और इनोवेटिव बनाना। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2000 में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। वर्ष 2026 के लिए इस खास दिवस की थीम क्या थी? IPN स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन्स के प्रति लोगों को अवेयर करना और दुनिया भर के क्रिएटर्स और इनोवेटर के ओरिजिनल काम को सेलिब्रेट करना होता है। ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश द्वारा बनाया गया? तो फिनलैंड ने दुनिया का पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाकर इतिहास रच दिया है। इसका मेन पर्पस क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले खतरनाक स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल को अगले 1 लाख साल तक पूरी तरीके से सेफ्टी स्टोर करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन और एनवायरमेंट को इसके रेडिएशन से बचाया जा सके। तो फिनलैंड यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला आता है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार लाहिड़ी को। इन्होंने सुमन के बेरी की जगह ली है। अशोक लाहिड़ी की बात करें तो भारत सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आता है लद्दाख के उपराज्यपाल ने केंद्रशासित प्रदेश में कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो उपराज्यपाल ने एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 5 नए जिलों के गठन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इन नए जिलों के नाम नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास रखे गए हैं। इससे पहले लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले लेह और कारगिल शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पर कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 7 हो गई है।
यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 36,230 करोड़ की लागत से बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य इनॉग्रेशन किया था। यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वेस्टर्न यूपी के मेरठ शहर को ईस्टर्न यूपी के प्रयागराज से सीधे कनेक्ट करता है। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के चालू होने से मेरठ और प्रयागराज के बीच का ट्रेवल टाइम 11-12 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे रह गया है। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी बन गया है। यहाँ पर हरदोई बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। हमने 70 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझा होगा। हमने डिटेल में डिस्कस किया है एक क्वेश्चन को। दोस्तों आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने OSS करंट अफेयर पैकेज में दे रखा है। करंट अफेयर का हमने एक सिंगल पैकेज आपको प्लान करके दिया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर पैकेज। इसके अंदर आपको करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको करंट अफेयर के लिए अलग अलग चीज़ें डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने एक कंपाइल करके आपके लिए सिंगल पैकेज बना दिया है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी PDF, सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो बेटर है कि आप इस पैकेज को एनरोल करिए। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है आपके लिए। ये 100 रुपये के आसपास में आप इस पैकेज को साल भर के लिए ले सकते हैं एंड करंट अफेयर का आपका प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस पैकेज को एनरोल नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा SSC CGL जो होने वाली है हमारी 2026 में, उसके लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मैंने आपको दिए हैं, वो भी आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। उस PDF को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।